तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। जैसे कि आप लोग जानते हो कि रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए कैलेंडर आ चुका है, चाहे वो एएलपी हो, चाहे वो आपका एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, सबके लिए कैलेंडर निकाले जा चुके हैं कि कब कौन सा एग्ज़ाम कब कब होना है। अभी एएलपी की वैकेंसी निकली हुई है, तो अभी आप लोग मेरे साथ जुड़कर रेलवे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें 2024 के अंदर, तो आप मेरे साथ जीएस, साइंस, स्टैटिक, जीके प्लस करंट अफेयर कवर करने के लिए रोज रात को 9 बजे लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आई होप एंड आई रियली प्रे कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे। ये रात को 9 बजे वाली क्लास मैंने बेटा इसलिए स्टार्ट करी है क्योंकि मैं चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चों का इस बार रेलवे में सिलेक्शन करवाया जाए और आप इस 2024 में रेलवे की तैयारी करो, एसएससी की करो, DSSB की करो। जीएस के लिए आपको इस क्लास के अलावा किसी और क्लास की यूट्यूब पर जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर मैं आपको आखिरी में 5 इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर भी करवाऊंगा। ठीक है भैया, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और यह रहेगा हमारी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल, बहुत इजी कि मोहनजोदाड़ो कहां पर स्थित है। मोहनजोदाड़ो कहां पर स्थित है। आज CSIR SO का एग्जाम था, वहां पर भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सिटीज हैं उनकी लोकेशन पूछी गई है, उनकी लोकेशन पूछी गई है। जैसे मैं आपसे बात करूं, चाहे हम हड़प्पा की बात करें, जो 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा एक्सकवेट करी गई थी। हम लोग मोहनजोदाड़ो की बात करें, जिसको 1922 में आरडी बनर्जी जी के द्वारा एक्सकवेट या फाइंड किया गया था। ये दोनों ही बेटा पाकिस्तान में है, और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के पास है, इंडस रिवर के पास है। और सिंध जो इलाका है पाकिस्तान का, वहां पर ये लोकेशन पाई जाती है। साथ साथ अगर मैं इसके अलावा और आगे बढ़ के बात करूं, जैसे हम लोग लोथल, रोपड़, जैसे धोलावीरा न्यूज में कई बार रहती है ना, राखीगढ़ी, ये सारे आपके एग्जाम में चीजें आती हैं। तो एक मैप आपको मैं दिखाना चाहता हूं, उस मैप में लोकेशंस दी गई हैं बहुत सारी। हम एक एक लोकेशन को थोड़ा समझने का ट्राई करेंगे। जैसे ये हमारी हड़प्पा है, ये पाकिस्तान में है। यहां पर ये गुमला, ये पाकिस्तान में है। जैसे ये लाहौर दिख रहा है आपको, ये पाकिस्तान का एरिया है, करेक्ट। ये आपका मेहरगढ़, ये आपका देखो, आप यहां देख सकते हो आराम से। ये आपका मोहनजोदाड़ो, ये रहा आपका मोहनजोदाड़ो। ठीक है, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो गुजरात के अंदर मुझे धोलावीरा दिख रहा है। ठीक है, यहां मुझे लोथल दिख रहा है, लोथल जिसको हम लोग पोर्ट सिटी, बंदरगाह बोलते थे इंडस वैली की। ये आपको आहार इंडिया में दिख रहा है, अलामगीर, रूपड़, ये आपको रोपड़ यहां पर दिख रहा है, इसको रोपड़ जो मर्जी बोल लो। तो ये कालीबंगन राजस्थान में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स की लोकेशन है, जो आपको पीडीएफ के अंदर ये मिल जाएगा, जो आपको पीडीएफ के अंदर है ना भैया, मिल जाएगा। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन। मैगसेस पुरस्कार विजेता, मैगसेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पीस प्राइज भी कहा जाता है। मैगसेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पीस प्राइज भी कहा जाता है। तो पहली बार विनोदा भावे को यह प्राइज मिला था, पहले भारतीय थे। अगर आपने कभी सुना हो तो क्विट इंडिया के बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरुआत किया गया था। इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत करी गई थी, अगर आपको याद हो तो। इंडिविजुअल सत्याग्रह में सबसे पहले नंबर पर, सॉरी यार, थोड़ी तबीयत खराब है आज। फर्स्ट नंबर पर जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह को स्टार्ट किया, उनका भी नाम
विनोबा भावे था, यानी कि वो सेम पर्सन है दोनों। सेकंड नंबर था जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, इसके साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ेंगे मैगसेस पुरस्कार के बारे में कि मैगसेस पुरस्कार क्या बात करता है। तो रेमन मैगसेस के नाम पर ही इसका नाम रखा गया। ठीक है, एशियन लोगों को यह दिया जाता है जो उन्होंने लोगों की सेवा में, लोगों की सर्विस करी है, चाहे वो किसी जाति के लिए हो, किसी जेंडर के लिए हो, रिलीजन के लिए हो। जैसे नोबेल पीस प्राइज में उन लोगों को नोबेल पीस प्राइज दिया जाएगा जिन्होंने दुनिया में शांति फैलाने का काम किया। तो ये जो आपका मैगसेस पीस प्राइज है, ये नोबेल पीस प्राइज है एशिया का। यहां लिखा है मेरे का आखिर का कि इसको एशिया का नोबेल पीस प्राइज कहा जाता है। 1957 में इनकी रेमन मैगसेस की मृत्यु के बाद इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया। ठीक है, और ये उन लोगों को मिलता है जिन्होंने एशिया में या दुनिया में शांति फैलाने का काम किया और जो एशियन लोग हैं। राइट, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। बॉलीवुड की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? बॉलीवुड की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया भी है। ठीक है, बच्चे डोंट वरी अबाउट दिस साइंस ऑल्सो। हमारा जो ये वाला क्लास रहेगी रात को 9 बजे वाली एवरीडे, और ये चलेगी लॉन्ग टर्म तक, आपकी पूरे एग्जाम तक चलेगी, पूरे साल चलेगी। इसमें आपको मैं जनरल स्टडीज, स्टैटिक जीके, साइंस प्लस करंट अफेयर्स, इन सब के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। तो डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट। राइट, करेक्ट आंसर इज जोहरा सहगल इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज जोहरा सहगल इज द करेक्ट आंसर। यह क्वेश्चन एक बार एसएससी में आया था। तो इन सेलिब्रिटी को या फीमेल को आपने कई मूवीज में देखा होगा। इनका नाम है जोहरा सहगल और ये भारत की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से इनको जाया जाता है। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हैं? दीपा कर्माकर को लेके कुछ समय अभी डोपिंग का, चीटिंग करने का एक नाम लगाया गया था। डोपिंग करने का या चीटिंग करने का नाम लगाया गया था, इसीलिए अभी ये कुछ समय पहले न्यूज के अंदर भी थी। तो दीपा कर्माकर कौन से स्पोर्ट से जुड़ी हुई है, इसका मुझे आप आंसर देंगे। राइट आंसर इज जिम्नास्टिक इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज जिम्नास्टिक इज द करेक्ट आंसर। राइट, ये देखिए जरा, ये दीपा कर्माकर जी हैं और ये इन्होंने हमारी गजब की एकदम कूद। राइट, और ओलंपिक में ये हुई सेलेक्ट, ओलंपिक में ये हुई सेलेक्ट। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन। कर्मा पर्व किस राज्य के अंदर मनाया जाता है? कर्मा फेस्टिवल आपको कौन से राज्य में मनाता हुआ नजर आते हैं कि कौन से राज्य, इन चारों में से कौन से राज्य में कर्मा फेस्टिवल या कर्म फेस्टिवल मनाया जाएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एग्जाम में फेस्टिवल्स, डांस, म्यूजिक कई बार आते हैं और लगातार आजकल आ भी रहे हैं। बेटा एक बार ना क्लास को सारे बच्चे शेयर कर दीजिए, जिससे कि बहुत सारे बच्चे जो रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, जीएस के लिए पढ़ना चाहते हो, क्लास में आ पाए और डेफिनेटली बेटा उनकी हेल्प हो पाए। यस, करेक्ट आंसर इज झारखंड इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज झारखंड इज द करेक्ट आंसर। बेटा इस रेलवे के लिए जो ये क्लास चल रही है, ये जो रेलवे के लिए क्लास चल रही है, इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है। आप जीएस बाय साहिल मदान, आप जीएस बाय साहिल मदान ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी। राइट, चलिए अब कर्मा पर्व को लेके कुछ 2-4 बातें और भी करेंगे। जैसे भाई साहब डांस कर रहे हैं, जैसे ये भाई साहब डांस कर रहे हैं, तो ये डांस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे हैं। इन भाई साहब को जो नाचने का मन इसलिए कर रहा है क्योंकि हम लोग नाचने गाने की बात कर रहे हैं। करेक्ट, हम लोग बात कर रहे हैं कर्मा फेस्टिवल की। कर्मा फेस्टिवल झारखंड के अलावा, झारखंड तो मनाया जा रहा है, साथ साथ पश्चिम बंगाल में, असम में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और बांग्लादेश के अंदर मनाया जाएगा। इसके अलावा एग्जाम में होता है क्वेश्चन में झारखंड को लेकर आपसे और भी डांस पूछ लिए जाए कि झारखंड में और कौन कौन से डांस आते हैं। राइट, जैसे झुमायर डांस या झूमर डांस, जो मर्जी बोल लो, दोमकाच, लहासुआ, फगुआ,
पायका, छऊ, फिरकल, मुंडरी और संतली, ये सारे डांसेस आपको झारखंड में होते हुए नजर आएंगे। ये सारे डांसेस बेटा आपको झारखंड में होते हुए नजर आएंगे, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। म्यांमार की राजधानी क्या है? म्यांमार की, है ना भैया, म्यांमार की राजधानी का नाम बताइए कि म्यांमार की राजधानी का नाम क्या है। बहुत सिंपल है। म्यांमार में अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो जो ढाका है, ढाका तो बांग्लादेश की कैपिटल है, ढाका तो बांग्लादेश की कैपिटल है। वहीं पर नाइडेफा, यांगोन और मैंडले, ये चार आपको पाए जाएंगे म्यांमार में, लेकिन राजधानी का नाम है नायफेडा। राजधानी का नाम है नायफेडा। राइट आंसर इज बी। इस क्वेश्चन में एक कमाल की बात यह है कि आपको पता लग जाएगा कि भारत के कौन कौन से राज्य म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। भारत के टोटल 4 राज्य म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? उनमें से पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर और चौथा है मिजोरम। तो ये 4 राज्य म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है कि इनमें से कौन सा राज्य बाहर की कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना कई बार, तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आइए बेटा। संयुक्त राष्ट्र संघ का यूनाइटेड नेशन का जो लोगो है, उस लोगो पे क्या चिन्ह है? यूनाइटेड नेशन का जो लोगो है, उस लोगो का क्या चिन्ह है? एक बच्चा कह रहा है कि मिमी आना ट्रिक है। बिल्कुल ठीक बोल रहा है, मिमी आना ट्रिक होती है, लेकिन मुझे लगता है कि 4 स्टेट्स को याद करने के लिए ट्रिक्स की जरूरत नहीं है। 4 स्टेट को आप लोग एक अपने मैप को भी अपने माइंड में इमेजिन करके, थॉट प्रोसेस से सेव करके देख सकते हो। अगर आप आंखें बंद करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा क्लियरली कि यहां पर म्यांमार है, यहां पर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मिजोरम और आपका फिर मणिपुर। ठीक है, मणिपुर आपका मिजोरम, राइट। इस तरीके से आपके चारों आपको स्टेट दिख जाएंगे। अगर हम इसकी बात करते हैं तो बहुत सिंपल सा भैया, यूनाइटेड नेशन इस तरह का गोला है, यहां पर बीच में वर्ल्ड बना हुआ है, और यहां पर इसकी 2 ऐसे पत्तियां बनी हुई हैं। और ये पत्तियां कौन सी बेटा? ये पत्तियां हैं आपकी ओलिव लीव्स, जिसको बोलते हैं जैतून की पत्तियां, जिनको बोलेंगे जैतून की पत्तियां। राइट आंसर इज डी। अब मेन बात ये नहीं है कि इसका आंसर क्या है, मेन बात ये है, मेन बात यहां पर है। क्या मेन बात है यहां पर? क्या बताओगे ऐसा आप? यहां पर आपको मैं ये बताऊंगा कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में होती है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, टोटल 193 इसके मेंबर्स हैं। जेनेवा, वियना और नायरोबी में इसके ऑफिसेस पाए जाते हैं। एक संस्था है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यूएस, चाइना, रशिया, फ्रांस और यूके। यूएस, चाइना, रशिया, फ्रांस और यूके। ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? अरबिक, फ्रेंच, चाइनीज, रशियन, इंग्लिश और स्पेनिश, ये इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। बहुत समय से इंडिया भी ट्राई कर रहा है कि इंडिया का फ्लैग यहां पर लगे और इंडिया यूएनएससी का 6th मेंबर बने। बहुत समय से कोशिश चल रही है, लेकिन अभी तक वो कोशिश सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। राइट, बहुत जल्दी हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन। पंडित जसराज इनमें से किस प्रकार के गायक हैं? वेरी वेरी गुड इवनिंग गीता जी, इतने प्यार से गुड इवनिंग कर रही हैं आप, थैंक यू सो मच। पंडित जसराज इनमें से किसके गायक हैं, किस प्रकार के गायक हैं? गजल गायक हैं, या एक ख्याल सिंगर हैं, क्लासिकल सिंगर हैं? राइट आंसर इज
राइट आंसर इज क्लासिकल सिंगर। ये एक शास्त्रीय गायक है। क्या है बेटा? शास्त्रीय गायक है। राइट। शास्त्रीय गायक से आपको अगर ये कोई पूछ ले कि भारत में टोटल क्लासिकल डांस कितने हैं, भारत में टोटल 8 क्लासिकल डांस हैं। 8 को याद कर लीजिएगा, 8 को याद कर लीजिएगा। राइट। चलिए नेक्स्ट। विश्व के किसी भी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए। विश्व के किसी भी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए। बोलिए बेटा। मतलब हम बात कर रहे हैं पूरी दुनिया में ऐसी कोई राष्ट्रपति जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी हो। राइट आंसर इज मार्मा एस्टेला इजाबेल। अर्जेंटीना की ये अपने पति की डेथ के बाद अर्जेंटीना की बेटा क्या बनी थी? ये राष्ट्रपति बनी थी। अगर एग्जाम में आ जाए कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, तो क्या आंसर दोगे आप? प्रतिभा पाटिल जी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब एग्जाम में आजकल एक क्वेश्चन और भी आ रहा है। क्या क्वेश्चन आ रहा है आजकल एग्जाम में? कि फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, पहले पूछा प्रेसिडेंट, फिर एग्जाम में आ रहा है कि दुनिया की उस पहली फीमेल का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री थी, जो पहली प्रधानमंत्री पूरे दुनिया की। तो राइट आंसर इज सिरिमावो बंदरा नायके, जो कि श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर बनी थी और जो दुनिया के अंदर ऐसी पहली फीमेल बनी जो किसी देश की प्राइम मिनिस्टर बनी हो। अगर भारत को लेकर क्वेश्चन आता है तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी जी। तो बेटा इंदिरा गांधी जी, ध्यान रखेंगे बात को। राइट। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। G20 ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? G20 ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताइए बेटा क्या आंसर होगा इसका। कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ G20, कि G20 का हेडक्वार्टर कहां पाया जाता है? बताइए दोस्त। बोलिए कि G20 का हेडक्वार्टर कहां पाया जाएगा? देखते हैं सर आप लोग क्या आंसर दोगे। न्यूयॉर्क बेल्जियम। ये ना बेसिकली आप लोगों के लिए ट्रिक क्वेश्चन था एक। ये वाला बेसिकली एक आप लोगों के लिए ट्रिक क्वेश्चन था। क्यों? अकॉर्डिंग टू G20 ऑर्गेनाइजेशन, G20 का कोई भी परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। G20 डज नॉट हैव अ परमानेंट हेडक्वार्टर। G20 की जो होस्टिंग कंट्री है वो टर्न बाय टर्न चेंज करती रहती रहेगी। तो G20 का कोई भी परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बात को। करेक्ट। तो इसीलिए ये चारों के चारों आपको बेटा गलत दिए गए। और अभी रिसेंटली G20 में एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन को ऐड किया गया है, एक न्यू यूनियन को ऐड किया गया है, एक इस साल न्यू यूनियन को ऐड किया गया है। क्या आप में से मुझे को बता पाएगा कि G20 में जब भारत में G20 की मेजबानी हुई तो G20 में एक नई यूनियन को ऐड किया गया, उस नई यूनियन का नाम क्या है? अभी 2023 में G20 की मेजबानी इंडिया में थी, 2024 में इसकी मेजबानी ब्राजील कर रहा है। बताइए बेटा। वेरी गुड। G20 में एक जो नई यूनियन को ऐड किया गया उसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। एक बात ध्यान रखिएगा
लेकिन इसकी वजह से G20 के नाम को चेंज नहीं करा गया, अभी भी नाम G20 ही है, अभी भी नाम G20 ही है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, अभी आज के पेपर में CSIR का SO ASO का पेपर हुआ है, अभी उसी में पूछा गया था, अभी आज के दिन क्वेश्चन पेपर था, क्वेश्चन था उसमें कि 2024 में G20 कहां कराया जाएगा, आज के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए, पैडी और जूट यानी कि धान और जूट की जो फसल है, धान और जूट की जो फसल है बेटा, वो कहां पर कराई जाती है सबसे ज्यादा, वो किस प्रकार के क्लाइमेट में, किस प्रकार के जलवायु के अंदर पाई जाएगी। देखो क्या होता है, अगर हम धान और जूट की बात करें, तो भारत में चावल की खेती और भारत में सबसे ज्यादा जूट की खेती कहां होती है, वेस्ट बंगाल में होती है। कहां होती है बेटा, वेस्ट बंगाल में होती है। अब चावल की खेती कब होती है, चावल की खेती होती है खरीफ के सीजन में, चावल की खेती होती है बेटा खरीफ के सीजन में, ध्यान रखिएगा बात को। खरीफ के सीजन में पानी की मात्रा, खरीफ के सीजन में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा चाहिए होती है, बहुत ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है भैया। तो इसीलिए ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट एरिया में पैडी और जूट की बेटा आपको क्रॉप्स उगती हुई नजर आएंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आगे बात करते हैं तो थोड़ा सा एक मैप है, आप इसको जरा देख लेंगे एक बार। ये जो ग्रीन कलर का एरिया है आपके इस मैप पर, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला पूरा एरिया, ये वाला एरिया, ये जहां पर इंडिया भी आ रहा है, ये वाला एरिया। तो ये जो एरिया हमें यहां पर दिख रहा है, अब ये जो ये वाला एरिया, ये वाला, इस व्हाइट वाले पॉइंट पर आपको वेस्ट बंगाल दिखेगा, और इसी के, क्योंकि ट्रॉपिक्स के आसपास है, तो यहां पर आपको ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट एक्सपीरियंस होगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। जस्टिस फातिमा बीवी एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी है भारत की थी। 2023 में इनका निधन हो गया, और ये भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली फीमेल जज थी, ये भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन ये आया था कि इनकी मृत्यु कहां पर हुई है, क्वेश्चन ये आया था, देखो ये केरला से बिलोंग करती हैं, तो इनकी जो मृत्यु है या इनकी जो डेथ है, जो इनका स्वर्गवास है, ठीक है, राइट आंसर इज केरला। एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी यह भी आएगा कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट की पहली भारतीय महिला जज का निधन हो गया, उनका नाम क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में यह भी आएगा, ध्यान रखेंगे इस बात को, राइट। इसके अलावा अगर आगे पढ़ते हैं बेटा हम कुछ इस सीजन के बारे में, तो यह है फातिमा बीवी जी, यह है बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल, क्या बोल रहा है इसमें कि केरला में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। जस्टिस फातिमा बीवी, इंडियाज फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, डाइज इन 2023, ठीक। इन्होंने केरला से ही अपनी लॉ की पढ़ाई करी है। 1950 में इन्होंने अपनी एडवोकेसी को पूरा करके एनरोल किया। 1974 में ये जज बनी पहली बार छोटे लेवल पर। 83 में हाई कोर्ट की जज बनी, और ये 1989 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी, और 1992 में इन्होंने रिटायरमेंट ले ली, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हाउ मेनी लिस्ट ऑफ फंक्शन, जैसे भारत के 7वें स्केड्यूल में, भारत का जो 7वां स्केड्यूल है उसमें लिस्ट दी गई है कुछ, तो भारत के 7वें स्केड्यूल में कितनी लिस्ट दी गई है, भारत के 7वें स्केड्यूल में कितनी लिस्ट दी गई है, आप मुझे केवल इसका आंसर दोगे
और मुझे बड़ी खुशी होगी। आप मुझे केवल इसका आंसर दोगे बेटा और मुझे बहुत खुशी होगी। तो बताइए कि अकॉर्डिंग टू यू इसका आंसर क्या होना चाहिए, और आपको इसका आंसर बेसिकली आना भी चाहिए, क्योंकि 7वें स्केड्यूल में एक यूनियन लिस्ट दी गई है, यानी कि एक संघ की सूची दी गई है, एक आपको स्टेट लिस्ट दी गई है, एक आपको राज्य की सूची दी गई है, साथ साथ ही आपको एक कनकरेंट लिस्ट यानी कि एक समवर्ती सूची भी दी गई है। तो राइट आंसर इज 3 लिस्ट। राइट आंसर इज 3 लिस्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सी कंट्री क्या है? इंद्र युद्ध अभ्यास, इंद्र युद्ध अभ्यास इन दोनों में से कौन सी कंट्री के बीच में, करा जाता है? ठीक है, बच्चे पूछ रहे हैं कि पीडीएफ कहां मिलेगी। पीडीएफ मिलने से पहले आपको मेरा एक काम करना है। यह क्लास पूरे साल चलेगी, डेली 9 PM चलेगी। रेलवेज और एसएससी के पूरी जीएस, साइंस, करंट अफेयर, स्ट्रैटेजी कवर करने के लिए आपने इस क्लास को जुड़ने से पहले आपने एक रजिस्टर बनाना है। आपने एक रजिस्टर बनाएंगे, रजिस्टर। वहां पर लिखेंगे आप ऐसे कि 2024, ठीक है। फिर यहां पर लिखेंगे आप कि आप कौन कौन से एग्जाम क्लियर करना चाहते हो। फिर लिखोगे आप जीएस बाय साहिल मदान, जीएस बाय साहिल मदान। हो सके तो मुझे इसकी फोटो भी क्लिक करके भेजो कि पता लगे कि आप में से कौन कौन सीरियस है। हो सके तो आप मुझे इसकी एक फोटो भी क्लिक करके भेजो। और इसमें जो मैं YouTube पर आपको एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं, उसको आप इसमें लिखो, इस रजिस्टर में। ठीक है, बात रहती है पीडीएफ की। एक नाम याद रख लो, जीएस बाय साहिल मदान। टेलीग्राम पर यह ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। करेक्ट। चलिए, राइट आंसर इज इंडिया और रशिया इज द करेक्ट आंसर। इंडिया और रशिया इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, 4 बातें और करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं। होते एग्जाम में क्या आ जाए नहीं पता लगता बेटा कहीं भी। तो इंडिया और यूके के बीच में होती है एक अजेया वॉरियर। इंडिया और यूके के बीच में होती है अजेया वॉरियर। ठीक है, इंडिया नेपाल के बीच में होती है सूर्य किरण। इंडिया यूएसए के बीच में होती है वज्र प्रहार। इंडिया रशिया इंदिरा। हाँ, ये इंदिरा नहीं है, ये इंद्र है। इंद्र, ये गलत हो गया, इंदिरा कैसे हो जाएगी? ये इंद्र युद्धाभ्यास है, इंद्र। ठीक है, अच्छा, एक होती है इंडिया और वियतनाम के बीच में। क्या मुझे आप में से कोई इंडिया और वियतनाम के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, क्या उसके बारे में मुझे को बता पाएगा कि इंडिया और वियतनाम के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज कराई जाती है? इंडिया और वियतनाम के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज कराई जाती है? क्या लगता है आपको? अभी आज के CSIR के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया और वियतनाम के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज कराई जाएगी। अब फिर आप लोग बोल रहे हो कि भैया एग्जाम कैसे पास होगा? अब आप लोगों की तैयारी तो है नहीं, बताइए कैसे किया जाए मामला ये वाला। उसका नाम है विनबैक्स। क्या नाम है उसका? इंडिया वियतनाम के बीच में विनबैक्स करके मिलिट्री एक्सरसाइज कराई जाती है, और ये आज के एग्जाम में आई थी। वेरी गुड, ये आज के एग्जाम में आई थी। अगर मैं हर चीज के ऑप्शन ही दूंगा शुभ मेरे भाई, तो कैसे काम करोगे? ये सब मत करो, तैयारी करो बढ़िया तरीके से। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? भारत के आजाद होने के बाद पहला गवर्नर जनरल कौन बना?
सर नहीं मिला टेलीग्राम चैनल, बेटा मिल जाएगा, सर्च करो GS बाय साहिल मदान, मिल जाएगा। हाँ भैया, राइट आंसर इज माउंटबेटन, राइट आंसर इज माउंटबेटन इज द करेक्ट आंसर। दो बातें ध्यान रखिएगा, जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो भारत को मिला डोमिनियन स्टेटस, भारत को मिला डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मीनिंग क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस का मीनिंग क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस का मीनिंग होता है बेटा, डोमिनियन स्टेटस का मीनिंग होता है बेटा कि सबसे पहले यहां पर आपके ऊपर एक ब्रिटिश ऑफिशियल बैठा होगा, ब्रिटिश ऑफिशियल बैठा होगा, उसके नीचे प्राइम मिनिस्टर की गद्दी बनेगी। अब इस ब्रिटिश ऑफिशियल को दोबारा पोस्ट दी गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की। तो भारत के जस्ट आजादी के बाद, भारत के जस्ट आजादी के बाद माउंटबेटन को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। अब 1948 में माउंटबेटन घर चले गए, तो पहला एक भारतीय था, पहला एक भारतीय था जिसने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को संभाला, इकलौता भारतीय आज तक। राइट आंसर इज सी राजागोपालाचारी। अगर एग्जाम में यह आ जाए तो आंसर दे के आना, सी राजागोपालाचारी। अगर क्वेश्चन ये है तो आंसर इज बी करेक्ट, आंसर इज बी करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन, अगर कोई मेरे टेलीग्राम चैनल पर है तो एक बार प्लीज लाइव चैट बॉक्स में उसको शेयर कर दो। ठीक है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी बेटा 1958 में, 1958 में। राइट, अगला क्वेश्चन, मुखौटा, मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? बताइए बेटा कि मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। बताइए, मुखौटा, मुखौटा इज द डांस फॉर्म ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। राइट, चलिए, वेरी गुड। केरल में एक जगह है थुम्बा, केरला में एक जगह है थुम्बा। उस थम्बा वो जगह फेमस क्यों है? थुम्बा वो जगह फेमस क्यों है? आपको आइडिया है कोई कि उस थुम्बा जगह के फेमस होने का क्या रीजन है? अभी ना एक सीरीज भी आई है, आई थिंक सोनी लाइव पर वो सीरीज है, कुछ रॉकेट ब्रदर्स या ऐसे कुछ करके, मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या नाम है एग्जैक्टली। उसमें भी भारत की पूरी जर्नी दिखाई गई है कि आज़ादी के बाद रॉकेट साइंस में हम लोग कैसे गए, फिर क्या हुआ, कलाम जी ने क्या किया था, भाभा जी ने क्या किया था। टाइम मिले ज़रूर देखना उसको। और वहाँ पर भी थुम्बा की बात करी गई है, जहाँ से हम लोग रॉकेट लॉन्च करते हैं। तो थुम्बा इज़ अ रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर, थुम्बा इज़ अ रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर। चलो ये बताओ कि चंद्रयान 3, ये बताओ कि चंद्रयान 3 के लिए इसकी लॉन्चिंग कहां से करी गई थी? चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कहां से करी गई थी, यह बताइए। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कहां से करी गई थी, आप मुझे यह बताइए। वेरी गुड। श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश। बहुत बढ़िया, श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश। 19वां क्वेश्चन, 15वीं जनगणना जो कि 2011 में हुई थी, 15वीं जनगणना जो कि 2011 में हुई थी, उस जनगणना का मोटो या स्लोगन क्या है? एक माइंड में मेरे फैक्ट्स आया कि 2011 के अकॉर्डिंग हमारे देश की जो सेक्स रेशो है,
वो 943,000 है कि 1943 गर्ल्स हैं, 1000 मेल के अकॉर्डिंग, कि फीमेल्स हैं मेल के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर इज आर सेंसस आर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आइए अगला क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस या वर्ल्ड अर्थ डे या फिर वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? राइट आंसर इज 22 अप्रैल इज द करेक्ट आंसर। 22 अप्रैल इज द करेक्ट आंसर। आज डेट है 4 फरवरी को, यानी कि कल इंटरनेशनल कैंसर डे मनाया गया था। इंटरनेशनल कैंसर डे मनाया गया था, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। आजा भाई, क्या बात हो गई है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो ये नाम है, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही है, लेकिन यही नाम क्यों है, कोई और नाम क्यों नहीं है? तो ये नामकरण, ये नाम किसको दिया गया? ये नामकरण, ये नाम किसके द्वारा दिया गया कांग्रेस को? राइट आंसर इज दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जिन्होंने 3 बार 1886, 1800, 1900, पहले से लिख रहा था, 1886, 1893 और 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष की तरह काम किया। कांग्रेस के अध्यक्ष की तरह काम किया। इनकी एक बुक है जो एग्जाम में कई बार आ जाती है, उस बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है, यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है। राइट, चलिए नेक्स्ट, लाल क्रांति का संबंध इन चारों में से किससे है? रेड रेवोल्यूशन, जिसका रेड कलर होगा वो रेड रेवोल्यूशन होगी। ठीक है, तो यस, वेरी सिंपल, करेक्ट आंसर इज, क्या बोलोगे? देखो यहां पर हम अंडे की बात करें, जूट की बात करें, कपास की बात करें, तो कपास का कलर क्या होगा भाई? सिल्वर। तो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कपास के लिए, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन आपके बेटा किसके लिए? जूट के लिए। अब ये जो कलर होगा आपके मीट का या टमाटर टोमेटो का, ये होता है ऑलमोस्ट रेड, तो इसको बोलते हैं मेरे भाई रेड रेवोल्यूशन। हमारे साथ रीजनिंग के एक बहुत शानदार सर जुड़ चुके हैं। सर क्या खिला रहे हो? मुफ्त खिलाओ सर। नहीं सर, 2 ही खाऊंगा सर, वैसे कफ हो रहा है मेरे को। आप खाइए। तो सही करने के लिए खा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। गरम प्लान है। आपकी नेक्स्ट क्लास विनय सर की है, और सर आ चुके हैं स्टूडियो में। अब वो देख रहे हैं कि कब मैं छोड़ूंगा और कब सर क्लास लेंगे। मेरे लिए मूंगफली भी लेके आए हैं, मस्त एंजॉय कर रहा हूं मैं, आप भी करिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट 23rd, इनमें से कौन सा ग्रह धरती के जो ऑर्बिट है उसके बिल्कुल क्लोजेस्ट पाया जाएगा? जैसे ये हमारा सन हुआ, अगर मान लें तो धरती ऐसे इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। अब अकेली धरती तो कर नहीं रही है, बाकी भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है सबसे क्लोजेस्ट ऑर्बिट जो अर्थ के अकॉर्डिंग इन चारों में से किसका है? इसके 2 चीजें होती हैं। वैसे तो एसएससी और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर शुक्र या फिर इंग्लिश में वीनस है, लेकिन नासा की अभी एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर हम धरती के पूरे ऑर्बिट को देखें तो एवरेज टाइम मरकरी धरती के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट रहता है, लेकिन आप लोगों ने आंसर वीनस लगा के आना है, क्योंकि एसएससी और एनसीईआरटी इसको पास मानते हैं। उनके अलग साइंटिस्ट हैं, वो अलग बैठे हैं ऊपर, वहां जाके देखते हैं, है ना सर? क्या बोल रहे हो आप? तो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे भाई।
हाँ वो लूसेंट में लिखा हुआ है, वो लूसेंट से पढ़े हुए हैं। भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन सा? बोल रहे हैं कि वो जो लूसेंट में लिखा होगा वही सही करेंगे वो, है? तो लूसेंट में भाई वीनस लिखा था, वही लगा के आ रहा था। भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन सा है? बताइए कि भारत में अंतिम मुगल सम्राट किसे बोला गया? इन चारों में से कौन है? क्या लगता है आपको? क्या आंसर लगाएंगे? वेरी गुड, इनमें से कोई आंसर नहीं है, क्योंकि राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर करेक्ट आंसर है। ठीक है भैया, ध्यान रखिएगा। 25th क्वेश्चन आज की क्लास का। आपने सुना होगा कई बार कि भारत में वेद, पुराण, उपनिषद ये सब होते हैं। तो भारत में टोटल पुराणों की संख्या कितनी है? भारत में टोटल पुराणों की संख्या कितनी है? बहुत सिंपल है, राइट आंसर इज 18। 18 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम लोग आने वाले 5 मिनट में 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के करेंगे। हर क्लास में एवरी डे आपको क्लास के एंड में 5 इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। तो क्लास को पूरा देखिए और क्लास को एंड तक देखिए, राइट? चलिए भाई, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आ जाइए। पहला क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? यह हर साल का करंट अफेयर क्वेश्चन है। ये हर साल का करंट अफेयर क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि हर साल करंट अफेयर में आने के चांसेस हैं। और राइट आंसर इज 9 जनवरी। इस दिन महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटकर आए थे 9 जनवरी 1915 में। तो इसीलिए बेटा 9 जनवरी को हम इसको मनाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन। डेविड वार्नर जो एक क्रिकेट प्लेयर है, उन्होंने रिसेंटली अभी वनडे इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है। वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, बस यही क्वेश्चन है। राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए बेटा। डेली, अच्छा अभी ना रिसेंटली जनवरी 1, 2024 से नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने यूपीआई की डेली लिमिट को सेट किया है। एनपीसीआई ने यूपीआई की डेली लिमिट को, डेली वाला ट्रांजैक्शन को सेट किया है। तो यूपीआई से डेली ट्रांजैक्शन की लिमिट कितनी है? यूपीआई से डेली ट्रांजैक्शन की लिमिट कितनी है? देखो करंट अफेयर इजी और डिफिकल्ट नहीं होते बेटा। करंट अफेयर जो है वो होता है जो अच्छा लगेगा, जो मुझे लगेगा कि भैया आपके एग्जाम में आएगा, वो मैं आपको करंट अफेयर यहां पर आकर दूंगा। डेली 9 बजे 9 PM पर बेटा क्लास होती है, जहां पर आपको जीके, जीएस, स्टैटिक जीके, साइंस और करंट अफेयर की तैयारी कराई जाएगी एक ही क्लास में। लाइव देख पाओ तो बेस्ट है, अगर नहीं देख पाओ तो प्लीज 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 इसको रिकॉर्डेड देखिएगा। राइट आंसर इज 1 लाख रुपए। राइट आंसर इज 1 लाख रुपए। अब जो जैसे हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए या हॉस्पिटल्स हो गए, यानी कि जो लोग कमर्शियली काम कर रहे हैं, उनके लिए लिमिट को 5 लाख रखा गया है। और नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए, जैसे कि आप, मैं, हमारे लिए बेटा एक दिन की लिमिट को 1 लाख रखा है कि 1 लाख से ऊपर आप लोग एक दिन में यूपीआई के तरीके से ट्रांसफर नहीं कर सकते, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट प्लान टू डेवलप टी पार्क? वेस्ट बंगाल में एक टी पार्क को डेवलप करने की बात करी जा रही है। वेस्ट बंगाल में एक टी पार्क को डेवलप करने की बात करी जा रही है। आप लोगों से मेरा क्वेश्चन केवल यही रहेगा कि कौन सी नदी के ऊपर वेस्ट बंगाल में टी पार्क, चाय के बागान के, चाय की पार्क बात करी गई है? राइट आंसर इज हुगली। अब हुगली रिवर वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर ऑफ क्या बोल रहा, वेस्ट बंगाल, राइट? तो हुगली इज द करेक्ट आंसर। आज ये 3rd क्लास है। आज की हमारी ये इस समय की रेलवे के लिए 3rd क्लास है। पहली क्लास थी इंट्रोडक्शन, दूसरी हमारी क्लास 1 और क्लास 2।
आने वाले समय में मैं आपकी इन क्लासेस को बहुत जबरदस्त तरीके से इनोवेट भी करने वाला हूं कि हम लोग एक ही क्लास में जीएस का एक टॉपिक, स्टैटिक जीके का एक टॉपिक, साइंस का एक टॉपिक और करंट अफेयर का एक टॉपिक करेंगे। जैसे अगर मैं आपको इस क्वेश्चन के बाद लास्ट क्वेश्चन की बात करूं तो लास्ट क्वेश्चन को लेकर आपको मैं एक बात समझाने वाला हूं कि हमारी आने वाली क्लास की स्कीम क्या रहेगी। ठीक है, आप मुझे बताना कि वो इनोवेशन, वो क्रिएटिविटी सही रहेगी नहीं रहेगी कि आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, अब उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व रिसेंटली अभी न्यूज में था, राइट। आपने मेरे को ये बताना है कि ये कौन से राज्य में है। राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। तो करेक्ट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर, अरे गलत लिखा भाई, ये बी नहीं है, ये डी है। राइट आंसर इज डी। देखो ये हमारे गूगल चाचा का कमाल है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व उदंती में है छत्तीसगढ़ में। तो दो बातें आपसे करनी है मैंने। आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एएलपी हुआ, टेक्नीशियन हुआ, एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल हुआ, साथ साथ आप लोग एसएससी के एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनोग्राफर, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, साथ में आप लोग DSSB के नॉन टीचिंग पोस्ट की तैयारी कर रहे हो। यानी कि जिस भी एग्जाम में आपकी जीएस आती है, जीएस, ये क्लास उस हर बच्चे के लिए जो बच्चा इनमें से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो डेली 9 PM लाइव क्लास। अभी जो इस क्लास में चेंज करूंगा 2-3 दिन में जाके, उसमें क्या करेंगे हम हर क्लास में एक टॉपिक जीएस का कवर करेंगे, या हम एक टॉपिक करेंगे, या फिर हम एक सब्जेक्ट कवर करेंगे जीएस का एक क्लास में, कि सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर हम एक टॉपिक स्टैटिक जीके का कवर करेंगे, मानो हमने उसके अंदर एक दिन डांस कर लिए, हमने एक दिन म्यूजिक कर लिया। फिर एक टॉपिक हम लोग साइंस का कवर करेंगे, मानो हमने एनिमल किंगडम कर लिया। फिर लास्ट के हमारे जो 5 से लेकर 8 क्वेश्चन रहेंगे वो हमारे केवल करंट अफेयर करेंगे, और वो केवल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे आपके जो एग्जाम में आएंगे। इनको मिलाकर आपकी एक क्लास चलेगी। मुझे नहीं पता कि आप लोग इस समय कितना ज्यादा एक फोकस्ड हो तैयारी के लिए, पर मैं आपकी इस साल की रेलवे और एसएससी के सभी एग्जाम्स को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हूं। तो अगर आप लोग चाहते हो सीरियसली जीएस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, तो डेली 9 बजे आपने मेरे साथ लाइव क्लास में जुड़ना है। 9 से 10 जीएस की क्लास चलेगी। उसके जस्ट बाद 10 बजे आपकी बेटा रीजनिंग की क्लास चलेगी। 9 बजे से पहले 8 बजे बेटा आपकी मैथमेटिक्स की क्लास चलेगी। और यही आपके पूरा का पूरा रेलवे के हर एग्जाम में आएगा। मैथ्स बाय आशीष सर, जीएस बाय साहिल सर, रीजनिंग बाय विनय तिवारी सर। राइट। इसके साथ साथ अगर आप में से कोई बच्चा रेलवे की तैयारी सीरियसली कर रहा है और हमारे साथ जुड़कर अगर आप में से कोई बच्चा रेलवे का सिलेबस कवर करने के लिए रेलवे के लाइव बैच में जुड़ना चाहता है, और 2024 के सभी एग्जाम की बात करनी, ध्यान रखना बेटा, ऑल कोर्सेस रेलवेज, केवल और केवल आप लोग रेलवे का महापैक लेंगे। जैसे कि मानो आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो, एएलपी का जो आपका ये बैच है, इसी एक बैच से आपकी एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी हो जाएगी। लेकिन रेलवे के महापैक में, जिसमें आपको एएलपी का लाइव बैच मिलेगा, टेक्नीशियन का लाइव बैच मिलेगा, यहां पर आपको एसआई कांस्टेबल का लाइव बैच मिलेगा, और यहां पर आपको ग्रुप डी एनटीपीसी का, यानी कि जितने एग्जाम करवाए जाएंगे रेलवे के इस साल, सभी का लाइव बैच आपको बेटा यहां पर मिल जाएगा। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, ई बुक्स मिलेंगी, यहां पर आपको करंट अफेयर की ई बुक भी मिलेगी, साथ में रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी। टेस्ट में करंट अफेयर का वीकली टेस्ट भी होगा, और आपके पीडीएफ में करंट अफेयर की मैगजीन भी होगी। अगर आपको लगता है कि आपने कोर्स ज्वाइन करके सिलेबस कवर करना है, यूट्यूब पे क्लास बिल्कुल फ्री है, सिलेबस कवर करना है जीएस का, मैथ का, रीजनिंग का, तो बेटा आपको ये बैच लेना पड़ेगा। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, कोड लगाएंगे Y724, अप्लाई करेंगे,
अप्लाई करते ही रेलवे का महापैक, जो एक समय बहुत महंगा, ऐसा लग रहा था कि अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। कोड लगाना है Y724, 8,000 देने की जरूरत नहीं है, केवल 1839 रुपए में यह कोड लगाकर इस फीस में आपको यह बैच मिल जाएगा। एप्लीकेशन से अगर आप इसको लेते हो तो आपको यह बैच 1700 के आसपास का मिल जाएगा, 1700 का 1750 का मिल जाएगा, क्योंकि ऐप पे आपको कुछ कॉइन्स मिलते हैं। अब उस पर डिपेंड करेगा कि आपको बेटा ये कितना कम मिलता है। किसी को मिलेगा 1800 का, किसी को 1750 का, किसी को 1700 का। डिपेंड करता है कि आपने ऐप को डाउनलोड किया और ऐप को डाउनलोड करके आपने कितनी ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करे, कितने आपने कॉइन्स अर्न करे मेहनत करके, राइट। तो बच्चे, ये बैच में एक बात आपको बताया था मैं, अगर आप ये कोड लगाओगे तो मेरी तरफ से आपको सभी एग्जाम के लिए गाइडेंस और मेंटरशिप बिल्कुल फ्री। हम लोग वीकली या 15 डेज में एक फोन पर कॉल भी प्लान कर सकते हैं। अगर आप ये कोड लगाएंगे तो आपको मेरी तरफ से एक गिफ्ट मिलेगा, साथ साथ 1000 MCQs की ई बुक बिल्कुल फ्री। मेरे अकॉर्डिंग ये ई बुक मेंटरशिप गाइडेंस वाली बात बहुत जरूरी होती है। साथ साथ अपना सिलेबस कवर करो और इस बार सरकारी नौकरी पाओ, बात खत्म, राइट। एक काम मेरा और कर देना अगर आप कर सकते हो तो, ठीक है। अभी आप लोग हमारे YouTube चैनल पर ही होगे, कहीं और तो नहीं है मेरे ख्याल से। आप हमारे YouTube चैनल पर चलते हैं जरा एक बार। यहां पर आपके लिए अभी एक हम चैनल पर जाएंगे। यहां पर बेटा अभी अगर आप ध्यान से देख सकते हो तो यहां पर आपको ये कुछ इवेंट दिख रहे होंगे कि SSC GD का एक फ्री बैच लॉन्च होने वाला है। इसको आप देख लीजिएगा एक बार। ये आपका, मैं बताया तो कब होगा आपको, ये आपका 10 फरवरी को 7 बजे हो रहा है। 10 फरवरी शाम को 7 बजे आपके लिए पूरा GD का बैच फ्री करते हैं। जो बच्चा तैयारी कर रहा है बेटा वो एक बार आ जाइएगा, इसको देख लीजिएगा। इसको लाइक कर दो बस एक बार। इसके साथ SSC GD और UP पुलिस के लिए हमारी पूरी टीम ने मिलकर आपके लिए एक 14 घंटे की मैराथन प्लान करी है। ये कब हो रही है? ये होगी बेटा आपकी लाइव इन 5 डेज, यानी कि 11 फरवरी को सुबह 5 बजे से लेकर लगातार आपकी बेटा ये 14 घंटे की मैराथन चलेगी। इसमें आप जुड़ सकते हो, ये आपके हर एग्जाम के लिए काम आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बेटा इतना ही। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, बाय बाय।